हेलो दोस्तों। ओम नमः शिवाय। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि है डिवोर्स के बारे में, यानी कि तलाक के बारे में। तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो जो पुराना चैनल था उस पर वीडियो बना हुआ था, तो वापस से एक अच्छे तरीके से वीडियो बनाया है। और एक एग्जाम्पल भी जो कि एक मेरे क्लाइंट का मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। तो उसके पहले थोड़ी चीज़ें समझ लेते हैं कि डिवोर्सेस के कभी कभी चांस बनते हैं, क्या रीज़न होते हैं डिवोर्सेस के। और बेसिकली देखिए, मैं सेपरेशन बोलूँगा। डिवोर्स तो एक लीगल टर्म हो जाता है, बट यूजुअली जो सेपरेशन दिखता है रिलेशनशिप में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मैरिज आपको पता ही है कि सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। तो जब भी देखिए, आपका कोई भी हाउस हो, ठीक है, आपका कोई भी हाउस हो, मैरिज के हाउस हो, या तो फिर आपका बिजनेस से रिलेटेड हाउस हो, फोर्थ हाउस हो, टेंथ हाउस हो, कर्मास के हो, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। जब भी उसका लॉर्ड आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और उधर कोई प्लैनेट है क्या, और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मैंने यूजुअली ये कहा है हमेशा कि अगर सेवन्थ हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट ना हो, तो वो बेटर रहता है। बिकॉज सेकेंड हाउस में कोई भी प्लैनेट रहता है ना, काफ़ी टाइम पे मैंने देखा है वहाँ पे वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करता है इन फैमिली मैटर्स में या तो फाइनेंशियल मैटर्स में। हो सकता है कि अच्छा प्लैनेट है, बट फिर भी काफ़ी टाइम पे वहाँ पे देखा गया है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हुए काफ़ी टाइम पे देखा गया है। एंड अगर मल्टीपल प्लैनेट अगर सेकंड हाउस में होता है, तो पर्सन की लाइफ बहुत हार्ड होती है। इवन अगर वहाँ पे सारे अच्छे बेनिफिट्स वाले देने वाले प्लैनेट हो, ये कहीं और वीडियो में बताऊँगा। बेसिकली आज का जो टॉपिक वो नहीं है। तो उसी तरीके से सेवन्थ हाउस में भी अगर प्लैनेट नहीं होता है, तो भी काफ़ी मेरे हिसाब से वो अच्छा होता है। बट आज जो चार्ट डिस्कस करूँगा उसमें भी सेवन्थ हाउस में प्लैनेट नहीं है, फिर भी कैसे वो जो कुंडली है आपको डिवोर्स बहुत अच्छे से शो करती है, वही मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, जब भी एक सिंपल सा रूल जो डिवोर्स देखने का यही है कि आपको सेवन्थ हाउस का लॉर्ड देखना है, वो कहाँ पर है। वो अगर सिक्स्थ हाउस में आता है, तो ये 100% श्योर शॉट होता है कि ये आपका कहीं ना कहीं आपको कानूनी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है, और आपका मैरिज जो कि डिवोर्स की ओर जा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें अब जैसे कि क्या हो सकता है कि यहाँ पे मैरिज बच जाए। तो कोई भी प्लैनेट देखिए, खास करके सैटर्न या फिर जुपिटर, इन दोनों की अगर दृष्टि अगर आपके सेवन्थ हाउस में पड़ जाती है, तो ये मैरिज सस्टेन करेगा। अगर इसका लॉर्ड अगर आपके सिक्स्थ हाउस में भी जाता है, यानी कि अगर सैटर्न एक्सॉल्टेड हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज कर लेते हैं कि आप कैप्रिकॉन एसेंडेंट हो, आपका जो कि कैंसर साइन हो गया, मून आपका जाके सिक्स्थ हाउस में बैठ गया। बट जो कि आपका सैटर्न टेंथ हाउस में बैठ के अगर आपके सेवन्थ हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो मैरिज टूटने नहीं देगा। वो कोई ना कोई रीज़न ढूंढेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। सेम अगर आपका जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ के भी देख रहा है, डिबिलिटेटेड है, फिर भी अगर वो डायरेक्ट दृष्टि डाल रहा है, तो मैरिज में जल्दी आपको बाहर निकलने नहीं देगा। और अगर हाँ, जुपिटर यहाँ खुद बैठ गया है, तो ऑब्वियसली ये उल्टा, तो मैरिज बहुत अच्छा चलेगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सिक्स्थ हाउस में अगर आपका सेवन्थ लॉर्ड चला जाए, यहाँ पे अगर केतु हो, तो भी वो कभी नहीं चाहेगा कि आप मैरिज करो। बट केतु कभी कभी मैरिज लाता है। जब आप नहीं चाहते मैरिज करना, तब हो सकता है कि केतु आपको मैरिज ला के दे, क्योंकि केतु ऑब्वियसली हमारी कुंडली में यही करता है कि जो चीज़ आप नहीं चाहते हो ना, वही चीज़ केतु ला के आपको देता है। तो इस वजह से केतु यहाँ पे बहुत, आप कह सकते हो कि टफ काम करता है। और जैसे कि सन भी यहाँ पे हो गया हो, तो अगर सन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन, जैसे एरीज है यहाँ पे, और यहाँ पे सन हो गया हो, तो मैरिज बहुत टफ होती है। अगर ऑपोजिट पर्सन आपके साथ थोड़ा भी मैच्योरिटी नहीं दिखाता है, तो अगेन मैरिज में काम करना मुश्किल हो जाता है। मंगल यहाँ पे देखिए, वैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मैरिज में ब्रेक या फिर टफ मैरिज लाता है, टफ मैरिज लाता है। बट मंगल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर पर्सन अपोजिट पर्सन को पसंद करता है, और दोनों में से अगर कोई भी थोड़ा बहुत भी एफर्ट डाले, तो भी मैरिज चल जाता है। बट अगर टोटल सेपरेशन की बात करें, तो आपको फिर D9 भी जाके देखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ये अभी जो आपको आगे के जो स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। तो ये मेरा क्लाइंट थे जो कि ये मेरे क्लाइंट थे जो कि 5 साल मेरे पास आए थे। मैरिज के बाद 2 महीने के बाद आई थिंक मैरिज हुई थी, आए थे। और तभी मैंने इनको पूछा था कि आपकी जब शादी हो रही थी, तो कुंडली मिलाया था कि नहीं मिलाया था।
तो स्लाइड में जाके आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि D1 में अगर आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दिख रही, सब अच्छा दिख रहा है, तो कैसे D9 पूरा ट्रू रियलिटी ऑफ लाइफ लाके आपके सामने रख देता है। और ये भी एक चीज़ आप समझिए कि आप सेकंड फेज़ ऑफ लाइफ में आपको D9 भी उतना ही देखना ज़रूरी है। इस स्लाइड से आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्लाइड देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, मेरे क्लाइंट का चार्ट आपके सामने आ गया होगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि एसेंडेंट कैंसर है और इनका जो आप देख सकते हो कि सेवन्थ हाउस कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन का जो लॉर्ड शनि है वो जाके इनके थर्ड हाउस में बैठ गया है, इनके राइवल साइन, यानी कि इनके एक तरीके से हम जो कहते हैं कि दुश्मन साइन मार्स के साथ। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ तो है कि अब देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉन है, तो कहीं ना कहीं इनकी जो वाइफ है काफ़ी ज़्यादा मैनली दिखती थी, मैनली दिखती थी, और फेमिनिन क्वालिटी भी उनमें काफ़ी ज़्यादा कम दिखती थी। बट ये एक अरेंज मैरिज था, इनके पेरेंट्स ने बोला, इन्होंने आँख बंद करके शादी कर ली। अब ठीक है, ये है ऑब्वियसली मैरिज और ये सारी चीज़ें सिर्फ ब्यूटी पे नहीं चलती है, उसके लिए आपकी देखो नेचर भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए, और मेन म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, जो कि इनका था ही नहीं। क्योंकि इनका देखिए सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब जाके बैठ गया मंगल के साथ, तो वहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट की तो बात हो ही नहीं सकती। और आपका जो भी प्लानट अगर थर्ड हाउस में रहेगा, आपको पता ही है कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तभी चीज़ें अचीव होती है लाइफ में। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जब एनिमी ग्रह एक दूसरे के साथ बैठ गए, तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर भी डिवोर्स दिखा नहीं रहा है, ये दिख रहा है कि यहाँ पे मैरिज का चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके मैरिज कर लेते हैं, और उसमें ही रहते हैं, दुख झेल झेल के रहते हैं। अब दूसरी चीज़ है, वीनस को देखना ज़रूरी है, वाइफ को। तो वीनस जो कि देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में है, और वीनस धनिष्ठा नक्षत्र में 8th हाउस में है। तो आपको मैंने जो वीडियो बनाया वो ध्यान से देखिए, उसमें मैंने सही से बताया है कि वीनस जो कि धनिष्ठा नक्षत्र होता है, तो वहाँ पे क्या होता है। दूसरी चीज़, वीनस की डिग्री भी इनकी 1 डिग्री पे है, तो ऑलमोस्ट इनके लाइफ में वुमन जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और इनका भी अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो ज़्यादा कुछ इनका लड़कियों के साथ उतना मेलजोल नहीं था, फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें थी। बट कुछ जो सीरियसनेस होता है वो आपको ज़्यादा इनकी लाइफ में नहीं दिखने मिलेगा, और वुमन से रिलेटेड चीज़ें इन्हें ज़्यादा देखने नहीं मिलेगी। बट वीनस इन धनिष्ठा में होने की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन इनकी काफ़ी ज़्यादा ठीक रहती है, इनको फाइनेंशियली वैसा कभी ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। अब अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है कि ऑब्वियसली कि यहाँ पे डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, क्या ये लोग मतलब खास करके पर्सन डिवोर्स के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके लिए हमें इनका D9 चार्ट देखना पड़ेगा, जो ये दिखाता है। तो दोस्तों आप देखिए कि इनका D9 चार्ट में इनका जो कि मरकुरी असेंडेंट है और ओन हाउस में है। तो मरकुरी महादशा शुरू हुई तो कहीं ना कहीं इनके जीवन में डिवोर्सेस की भी चीज़ें शुरू हो गई। और दूसरी चीज़ है कि क्यों मैंने कहा कि मरकुरी ने डिवोर्सेस की चीज़ें शुरू की, क्योंकि मरकुरी कोई भी चीज़ को ऑन टेबल ला के ख़त्म करना चाहता है। दूसरी चीज़ है, अब जो कि डिवोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं D9 में दिखा रहा है कि इनका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो कि 6th हाउस में आके बैठ गया है, जो कि 12th फ्रॉम इट सेल्फ है। यानी कि यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ओके, अब यहाँ पे डिवोर्स होगा सेकेंड फेज ऑफ लाइफ में। देखिए बहुत जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो यूजुअली नवामशा को ही देखते हैं सेकेंड फेज ऑफ लाइफ को, और उसी को आपका चार्ट समझ के, कुंडली समझ के चलते हैं, ना कि D1 को। क्योंकि उसमें और डीपर में आप जाके उसको आप उस चीज़ को समझ सकते हो। तो जैसे कि हमने D1 में देखा कि एक्चुअली वो वहाँ पे डिवोर्स नहीं दिखा रहा, बट जब हम घुस के D9 में जाके देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली मैरिज को भी शो करता है, तो वहाँ पे अच्छे से दिखाता है कि यहाँ पे मैरिज के भी जो कि डिवोर्सेस के कितने चांसेस बन रहे हैं। अब दूसरी एक चीज़ है, आप देखो वीनस इनका जो कि सेकंड हाउस में है। देखिए वीनस जब भी सेकंड हाउस में रहता है, काफ़ी लोगों के चार्ट में ये शो करता है सेकंड मैरिजेस के। तो इनके घर वाले जो है चाहते हैं कि ये वापस से शादी करे, उनकी काफ़ी इच्छा है। बट इन्होंने मुझे पूछा तो मैंने तो इन्हें एडवाइस किया था कि आप ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज अगर आप इस चीज़ को त्याग देते हो तो वीनस से रिलेटेड दूसरी हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा है।
अब यहाँ पे और एक चीज़ देख सकते हैं कि कैसा मैरिज वर्क नहीं करेगा। केतु का जो कि फिफ्थ एस्पेक्ट भी सेवन्थ हाउस में पड़ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैरिज को संभलने देगा ही नहीं, और कहीं ना कहीं वो तुरंत ही जो कि इस मैरिज को ब्रेक करने के चक्कर में रहेगा, या इस पर्सन को ही बिलीव करा देगा कि मैरिज जैसी कोई चीज़ें तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं। अब अगर आप देखो इनका फिफ्थ हाउस भी, वो भी एस्पेक्टेड बाय राहु है, जो अगेन शो करता है कि इन्हें बच्चे का भी उतना जल्दी शायद सुख है ही नहीं। और आपको मैंने एक वीडियो में कहा था, आपको याद होगा, जब भी नवमसा चार्ट में अगर आपके एक्वेरियस साइन में कोई प्लैनेट है, उससे रिलेटेड हैप्पीनेस आपकी लाइफ में नहीं मिलती, या तो गॉड नहीं चाहता कि वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो। और जुपिटर जो कि बच्चों का भी सिम्बोलाइज करता है कुंडली में, तो आप देख सकते हो कि पर्सन को उस चीज़ से भी हाथ कहीं ना कहीं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे आपकी कुंडली को भी देखना है इसी तरीके से। होपफुली मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया होगा कि कैसे डिवोर्स को देखते हैं अपनी कुंडली में। फर्स्ट टाइम थोड़ा एनिमेशन करने की कोशिश किया है, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और मेन चीज़ कि मैं आपको समझा पाया होगा जो मैं समझाना चाहता था। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।